हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक विथ एनसीईआरटी। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस चैनल पे करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर सीरीज को। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट के लिए किसकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जेलेंस्की, ऑप्शन बी यून सुक, ऑप्शन सी पुतिन, ऑप्शन डी किम जोंग। पहले हम यहाँ पे जितने ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। तब तक आप लोग भी सोचिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अगर जेलेंस्की पहली ऑप्शन की बात की जाए, जेलेंस्की, ठीक है, तो अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जेलेंस्की। ठीक है, उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो पुतिन, ये रशिया के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर डी की बात कर ली जाए तो किम जोंग, ये नॉर्थ कोरिया के से रिलेटेड हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा यूनसुक। यूनसुक को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो इसका जो कैपिटल हो जाएगा वो सियोल हो जाएगा और इसकी करेंसी साउथ कोरियन वॉन हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस चैनल के थ्रू डिवाइड है। तो इसको याद रखिएगा, ये 38 पैरेलल इस चैनल के थ्रू नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। यहाँ पूछा जा रहा है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी में किसको चुना गया या किसको नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर बी कैटलिन नोवाक, ऑप्शन नंबर सी एंजेला मार्कल, ऑप्शन नंबर डी डिल्मा रोसेफ। डायरेक्ट आंसर पे ना आते हुए पहले हम ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। मेरा यही रहेगा कि पहले ऑप्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम करेक्ट आंसर बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो कमला हैरिस, ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की तो एंजेला मार्कल, ये जर्मनी की वाइस चांसलर हैं। और ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए डिल्मा रोसेफ, तो ये ब्राज़ील की प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कैटलिन नोवाक। तो कैटलिन नोवाक को नियुक्त किया गया है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी के लिए। ठीक है, अगर हंगरी की बात की जाए तो हंगरी का जो कैपिटल हो जाएगा वो बुडापेस्ट हो जाएगा और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वेयर विल बी द इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा बी इंस्टॉल्ड। मतलब कि एक बुद्धा की लेटी हुई स्मृति कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, और जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू होगा। तो आपके पास अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ए गया बिहार, बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ यूपी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो अगर कुशीनगर यूपी की बात की जाए तो अभी एक काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और जिसको बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ से क्रिएट किया गया है। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे पहली जो फ़्लाइट थी वो श्रीलंका के लिए चली थी। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहीं पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाण भी लिया था। और उसके बाद अगर सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरेमन डिलीवर किया था। ठीक है,
और तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गया, बिहार। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो गया जो है, यहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन किया था। और इस स्टैचू की बात की जाए तो ये स्टैचू जो है वो बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। इसकी जो हाइट होगी वो 30 फीट होगी और 100 फीट लॉन्ग भी होगा ये। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये स्टैचू जो है वो फाइबर ग्लास से बना होगा और ये आम जनता के लिए या फिर उनके डिवोटीज के लिए ये 2023 फरवरी में ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा बिहार को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम बुद्धा के बारे में और भी कुछ डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि जानते होंगे आप, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आजाद शत्रु के द्वारा हुआ था, जो कि हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये 483 बीसी में हुआ था राजगृह में और इसको प्रेसाइड जो महाकस्पा के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जाए तो ये किंग कालासोका के द्वारा किया गया था। शिशुनाग डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। 383 बीसी में हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में और इसको प्रेसाइड जो किया गया था वो सबा कामी के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। उसके बाद हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अशोका के द्वारा किया गया था और अशोका तो खुद में ही बहुत नामे जाने नाम है। तो अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। 250 बीसी में इसको हेल्ड किया गया था पाटलिपुत्र में। इसको जो प्रेसाइड किया गया था वो मोगाली पुत्ता तिस्सा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जाए तो इसको कनिष्क के द्वारा कराया गया था और ये कुशन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कनिष्क। ठीक है, 1st सेंचुरी एडी में इसको कराया गया था 72 एडी। ठीक है, और ये कश्मीर में हुआ था। ये लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी अभी तक का बोलेंगे हम। और इसको वासुमित्र और अश्वघोष के द्वारा प्रेसाइडेड किया गया था। इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ए के, जैसे आजाद शत्रु ए, कालाशोक के, फिर अशोका ए, फिर कनिष्क के। तो ए के थ्रू आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही ना। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि हु सेंड द क्यूरियोसिटी रोवर टू मार्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे किसके द्वारा भेजा गया, तो कौन सी एजेंसी ने भेजा था इसको। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए इसरो, बी जो है नासा, सी ईएसए, डी जाक्सा। आप आंसर सोचिए, तब तक हम ऑप्शन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसरो की अगर बात की जाए तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही लग रहा है कि इंडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और अगर इसके प्रेजेंट चेयरमैन की बात की जाए तो अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति भी हुई है, तो ये नाम याद रखिएगा, श्री एस सोमनाथ। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, श्री एस सोमनाथ। इनको इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं ये हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ईएसए की बात कर ली जाए तो ये यूरोपियन यूनियन का ये स्पेस एजेंसी। अगर जाक्सा की बात की जाए तो ये जापान का है। ठीक है, जापान का स्पेस एजेंसी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नासा। ठीक है, अगर नासा की बात की जाए तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इसको जब बनाया गया था वो 1958 में बनाया गया था। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर की बात की जाए तो ये कार साइज का रोवर है। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था कि ये जो क्रेटर गोल मार्स पे क्रेटर गेल है उसको एक्सप्लोर किया करे। ठीक है, कर सके और उसके बारे में हमको डिटेल्स भेज सके। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो नवंबर 26 को लॉन्च किया था गया था 2011 में। ठीक है, और ये 2012 में आई थिंक ये मार्स पे पहुंच गया था। आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि वे विल ऑर्गेनाइज थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो इसमें पूछ रहा है कि थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो था वो कहाँ पे इनाग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इनाग्रेशन जो हो रहा है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है, ये 10th और 11th मार्च 2022 को होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, याद रखिएगा, उतना कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता मेरे को, ओके, बट फिर भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ऑन 10th ऑफ मार्च वेयर इज ड्रोन स्कूल इनाग्रेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है वो है ए भोपाल एमपी, बी ग्वालियर एमपी, सी लखनऊ यूपी में और डी नोएडा यूपी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ग्वालियर एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसका जो डिटेल है ये है कि ड्रोन स्कूल ये फर्स्ट एवर इंडियाज फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल है और याद रखिएगा कि इसे ग्वालियर में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये इंडिया का फर्स्ट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और एक नई बिगनिंग है ये एजुकेशन वर्ल्ड में, ठीक है। और इसको इनाग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ वहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हंसा एनजी इज इन न्यूज व्हाट इट इज। इसमें पूछा है कि हंसा नेक्स्ट जनरेशन ये अभी न्यूज में था, ये क्या है। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास मिसाइल, ऑप्शन बी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है या फिर ऑप्शन सी सबमरीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि ये क्या है। इसको डेवलप जो किया गया वो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप किया गया है। और CSIR के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1959 में। उसके बाद अगर बात की जाए हंसा न्यू जनरेशन के, सॉरी वहाँ पे मैंने नेक्स्ट जनरेशन बोल रहे थे, ये न्यू जनरेशन होगा, ठीक है। तो हंसा न्यू जनरेशन, अगर हंसा न्यू जनरेशन की बात की, ये एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर है, ठीक है। और ये अपग्रेडेड वर्जन है हंसा का, ठीक है, जिसको कि 1993 में फर्स्ट फ्लाइट कराया गया था। इसको अप्रूव किया गया था सेंटर के द्वारा 2018 में, याद रखिएगा इतना। और आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड किडनी डे, कि वर्ल्ड किडनी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड किडनी डे की अगर हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक डेट हमको दिख रहा है यहाँ पे 8 मार्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो 8 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर वर्ल्ड किडनी डे की हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 10th मार्च, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ल्ड किडनी डे की बात करें तो वर्ल्ड इस बार तो 10th मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, पर अगर इसकी बात की जाए तो ये सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, एवरी ईयर इसको सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो थीम है वो किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ये हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे, या फिर ये थीम दे के पूछ दे कि ये कौन से डे का थीम है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि वर्ल्ड किडनी डे, सॉरी उसके बाद वर्ल्ड किडनी डे जो है एक ग्लोबल मूवमेंट है ओवरऑल हेल्थ, जो किडनी की हेल्थ की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर जो भी किडनी के डिजीज होते हैं उसके फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया 8 मार्च जो था वो इंटरनेशनल वुमेंस डे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन इज CISF रेजिंग डे सेलिब्रेट। अब इसमें बोल रहा है कि हम CISF का रेजिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो CISF का जो रेजिंग डे है वो 10th मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। CISF का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था 1969 में। ये
ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स समझ के कहीं आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना लगा दें, तो इसलिए CISF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका जो काम होता है, जो भी गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स होते हैं या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के भी जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपने मेट्रो में भी देखा होगा कि CISF के जवान ही वहाँ के सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज एसोसिएटेड विद ब्रोकिंग सॉल्ट लॉ इन लखनऊ ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान सॉल्ट लॉ को किसने ब्रोक किया था लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए कुंवर सिंह, बी चंद्रभानु प्रताप, सी असफ अली, जो डी है वो है चिट्टू पांडे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चंद्रभानु प्रताप हो जाएंगे। ठीक है, अगर चंद्रभानु प्रताप की बात की जाए तो ये इन्होंने 3 बार यूपी के CM के तौर पे सर्व किया है। ठीक है, ये 3 बार यूपी के CM भी रह चुके हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, तो इसको याद रखिएगा। UPPCS में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्पेस एक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, इसमें से किस नाम से स्पेस एक्स रिलेटेड है। पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो है जेफ बेजोस, दूसरा जस्टिन मस्क, सी एलन मस्क, डी बिल गेट्स। ठीक है, उसके बाद अगर ऑप्शन की बात की जाए तो जेफ बेजोस जो है वह अमेजोन से रिलेटेड है, बिल गेट्स की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। अगर एलन मस्क की बात की जाए तो इनका नाम टेस्ला से भी जुड़ा हुआ है, और ये करेंटली न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले भी ये न्यूज़ में था कि सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं उसके वजह से इनके 40 सैटेलाइट जो थे, स्टारलिंक इनका एक प्रोजेक्ट है, उसके 40 सैटेलाइट जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे ना, तो इसलिए भी न्यूज़ में था। और अभी कल क्या हुआ है कि स्पेस एक्स ने 48 सैटेलाइट स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने भेजा है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो याद रखिएगा ये भी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हु इज नोन एज इंडिया सैटेलाइट मैन और फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया सैटेलाइट मैन कौन है और फादर ऑफ इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम भी किसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ए डॉक्टर अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी श्री एस सोमनाथ, डी उदुपी रामचंद्र राव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन, नहीं, करेक्ट ऑप्शन से पहले हम थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी की बात की जाए तो विक्रम साराभाई। अगर विक्रम साराभाई की बात की जाए तो ये हमारे इसरो के फर्स्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, फर्स्ट चेयरमैन ही हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी की बात की जाए तो श्री एस सोमनाथ, ये करंट चेयरमैन है इसरो के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उदुपी रामचंद्र राव। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 10 मार्च को, और इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली हिल्स हॉर्स शू इज इन न्यूज। तो इसमें बोल रहा है कि हिल्स हॉर्स शू अभी हाल में ही न्यूज में था, तो ये क्या है, एक हॉर्स है या फिर एक फ्रॉग है या एक बैट है या एक बटरफ्लाई है, सोच के बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैट। ठीक है, हाँ, हो सकता है वो हॉर्सू समझ के इसको हॉर्स लगा दें, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बैट होगा। ठीक है, तो अभी ये हाल में ही न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इसे 40 साल बाद रवांडा में देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में, और ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हॉर्सू क्या है, हॉर्सू एक बैट है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हाउ मच GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय क्राइसिल फॉर 2022-23। तो आपके पास ए ऑप्शन है 8.9%,
बी जो है वो 9.2%, सी 7.8%, डी 7%। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 8.9%। अगर 8.9% जीडीपी की बात की जाए तो 8.9% अभी इकोनॉमिक सर्वे जब आया था तो आपने देखा होगा कि उसमें बोला था कि 2021 और 22 की जो जीडीपी रहेगी हमारी वो 9.2% है। पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही शायद फिर से इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया और एनओसो ने बोला कि हमारा जो 2020 और 21 की जो जीडीपी रहेगी, सॉरी 2021 और 22 की जो जीडीपी रहेगी वो 8.9% रहेगी। तो याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, तो वो 8.9% आप लगाएंगे ना, क्योंकि 9.2% तो उन्होंने खुद से ही बोला कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 7.8% है, ठीक है। अगर क्राइसिल की बात की जाए तो ये क्राइसिल जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी क्या होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये होता है कि ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि हमारे इकोनॉमी, हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 1 ईयर के अंदर उनकी क्या वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे आइए हम लोग शायद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू टेक जॉइंट हाईएस्ट विकेट इन वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ कि वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में जॉइंट हाईएस्ट विकेट लेने वाली फर्स्ट महिला कौन रही हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन मिथाली राज, दूसरा बी स्मृति मंधाना, सी झूलन गोस्वामी, डी हरमनप्रीत कौर, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो झूलन गोस्वामी। तो ये फर्स्ट वुमेन रही हैं जिन्होंने वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में जॉइंट हाईएस्ट विकेट लिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।